नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केटी वॉइस स्टोरीज चैनल में। हमारी आज की कहानी है पछतावा। माँ, बंद करो अपना यह नाटक। आपने भी दुखी कर दिया है। बेटा बेटा करके हर समय पीछे पड़ी रहती है। मुझे और भी तो कितने काम है। हर समय आपके पास बैठा रहूंगा तो काम कैसे करूंगा। शाम को ऑफिस आते ही अजय को सुमन जी ने आवाज लगाई तो वह झुंझलाने लगा। बेटा, मन करता है 2 घड़ी मेरे पास भी बैठ जाया कर। मैं तो तेरी आवाज सुनने को भी तरस गई हूँ। बीमार सुमन जी अपने कमरे में ही लेटी रहती। उन्हें उनके पास जाकर कोई 2 शब्द भी नहीं बोलता था। पूरे दिन ऑफिस में थक हार कर आओ तो मेरा भी मन करता है कि 2 घड़ी आराम कर लूं। वह भी तुम चैन से बैठने नहीं देती। बेटे की बात सुनकर सुमन जी चुप हो गई। उन्हें पता था बेटे से बहस करना बेकार है। आनंद जी हमेशा समझते थे कि किसी चीज से ज्यादा उम्मीद लगाकर मत रखो। जितनी कम उम्मीद लगाओगी उतना ही खुश रह पाओगी, चाहे पति पत्नी ही क्यों ना हो। लेकिन उन्होंने कभी पति की बात नहीं मानी और हमेशा सबसे उम्मीद लगाकर बैठी और हमेशा दुख उठाती। आनंद जी के जाने के बाद जिंदगी ने एक सबक तो अच्छा सिखा दिया था कि कभी भी किसी से भी उम्मीद मत रखना। बहुत उम्मीद थी मुझे आनंद जी से कि वो उम्र भर उनका साथ निभाएंगे, लेकिन वह भी धोखा देकर चले गए। बेटे से उम्मीद थी कि वह कभी दुखी नहीं होने देगा, लेकिन पति के साथ सुहाग के अलावा मानसिक सुख शांति भी चली गई। बेटे बहू ने उनको यह छोटा सा कमरा दे दिया जिसे खुद उनका कभी आने का मन नहीं करता था। अब उनकी कोई वैल्यू नहीं थी। जब अजय छोटा था, माँ माँ करता हुआ हमेशा उनसे चिपका रहता था। आज माँ बेटा कहकर बुलाती है तो वह मुझसे दूर भागता है। ईश्वर भी न जाने कैसे खेल खेलता है। सुमन जी यहाँ बड़े बेटे के पास अपने घुटनों का ऑपरेशन करवाने आई थी। ऑपरेशन तो ठीक ठाक हो गया, लेकिन जब सुमन जी ठीक होने लगी तो बहू बेटे को अब उनके घर में वह अखड़ने लगी थी। और ऑपरेशन भी उसने कोई अपने पैसों से नहीं करवाया था। वह भी छोटे बेटे ने गांव से माँ को ऑपरेशन के लिए पैसे देकर भेजा था। तब कहीं जाकर बड़े बेटे ने हामी भरी थी। अब तो उन्होंने अच्छे से 2 बोल की उम्मीद करना भी छोड़ दिया था, तो अब उन्हें इतनी टेंशन नहीं होती थी जिसकी टेंशन आवाज लगाने के बाद अजय के रूखे बोलने से होती थी। अब तो उन्होंने अजय से यह उम्मीद भी छोड़ दी थी कि वह जाकर कहेगा, माँ, पापा के बाद आप अपने आप को अकेला मत समझना। मैं और आपकी बहू आपके साथ हैं। रात को सुमन जी का 5 साल का पोता शुभम माँ माँ कहते हुए अपनी माँ के आगे पीछे घूम रहा था और रीना उसे झिझक रही थी। शायद सास की झुंझलाहट उस पर निकाल रही थी। कितना काम पड़ा है, तुझे लेकर कैसे घूमती रहूं। सुमन जी बोली, बहू, ला, पोते को मेरे पास छोड़ जा। रहने दीजिए माँ जी, आपने वैसे ही यहाँ आकर मेरा जीना हराम कर दिया है। अब यह दिखावा मत कीजिए कि आपको मेरी फिक्र है। रात को भी बेटे के सामने रीना ने पोते को 3-4 थप्पड़ जड़ दिए। बेचारा भूखा रो रहा था, लेकिन उसका गुस्सा भी रीना ने सुमन जी के ऊपर ही निकाला। और अजय ने जब पूछा तो सीधा सुमन जी पर निशाना साधते हुए कहा, पूरे पूरे दिन तुम्हारी माँ के ही काम खत्म नहीं होते, तो मुन्ने को कहाँ से संभालूं।
अब तो वह ठीक भी हो गई है, तो यहाँ से चली क्यों नहीं जाती। अगली सुबह बेटे ने फरमान सुना दिया, माँ, आज आपके दोपहर की मैं टिकट बुक कर दी है, आप चले जाना यहाँ से। रीना से अब इतना काम नहीं होता। बेटे की बातें सुनकर सुमन जी की आंखों में आंसू बहने लगे। दोपहर में बेचारी अपनी पुरानी फटी सूती साड़ी में ही भूखी प्यासी घर से निकल गई। एक बार भी बेटे ने नहीं कहा, माँ रुक जाओ या फिर खाना खाकर ही जाना। दो दो बेटे बहू के होते हुए आज सुमन जी अपना सामान एक बैग और अटैची में भरकर गुमसुम और उदास रेलवे स्टेशन पर बैठी आंसू बहाए जा रही थी। भूखे तड़पते उन्हें लोगों से पैसे मांगने तक को आज बेबस कर दिया था। उनकी नजरें चारों ओर से अपने छोटे बेटे को तलाश कर रही थी, क्योंकि उन्हें पूरी उम्मीद थी कि उनका बेटा उन्हें लेने जरूर आएगा। कुछ देर बाद उनकी आंखों में एक चमक की झलक दिखाई दी। यह चमक थी उनके छोटे बेटे रोहन के आने की। अपनी माँ को ऐसी हालत में देखकर उसके झरझर आंसू बहने लगे। कभी किलीची ना टूटती थी माँ के कपड़ों की, और आज उनके बदन से लिपटी यह पतली सी साड़ी, ना जाने इसमें भी कितनी जगह छेद हुए थे। दौड़कर रोहन ने अपनी माँ के पैर छुए और उन्हें सीने से लगा लिया। सुमन जी अपने छोटे बेटे को गले लगाकर खूब रोई। बेटा, मैं अब किसी के भी घर जाकर बोझ नहीं बनना चाहती। तू मुझे वृद्ध आश्रम छोड़ आओ, ताकि तेरे घर भी कितने दिन तक रुक सकती हूँ। माँ, आप यह क्या कह रही हैं? आज कह दिया, दोबारा मत कहना। अभी आपका यह बेटा मरा नहीं है, वह मुझसे पहले आपका घर है। रोहन अपनी माँ को अपने घर ले आया, जहाँ उसकी पत्नी अपनी सास को देखकर ज्यादा खुश नहीं हुई और बड़बड़ाते हुए बोली, लो, 4 दिन में ही बड़े बेटे बहू ने धक्के मारकर निकाल दिया घर से। सुमन जी ने यह बातें सुन ली थी, लेकिन फिर भी कुछ ना बोली और सीधे अपने कमरे में जाकर अपने पति से शिकायतें करते हुए रोने लगी। क्यों चले गए आप मुझे छोड़कर? भगवान ने सुमन जी को भरा पूरा परिवार दिया था। शादी के बाद 2 बेटे और एक बेटी की मां बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। खाने पीने के घर में कोई कमी नहीं थी। सब बच्चों को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाया। बड़ा बेटा इंजीनियर बनकर दूसरे शहर में शादी कर अपनी पत्नी के साथ में ही सेटल हो गया। कभी कभार ही औपचारिकता पूरी करने के लिए माता पिता से फोन पर बात कर लेता था। सुमन जी के पति की तबीयत अब कुछ ठीक नहीं रहती थी। ब्लड प्रेशर के साथ ही उनका हृदय कुछ कमजोर था, इसलिए उनकी इच्छा थी कि वह जीते जी अपने दोनों बच्चों राधा और रोहन की भी शादियां करके जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाए। राधा के लिए उपयुक्त लड़के की तलाश शुरू हो गई। साल भर के अंदर ही उसकी शादी धीरज के साथ संपन्न हुई। धीरज बैंक में मैनेजर था। राधा के सास ससुर बड़े बेटे के साथ शहर में ही रहते थे। अब वह कभी कभी राधा धीरज के पास भी आ जाते और कुछ दिन रह जाते। राधा भी पति के साथ कभी कभी तीज त्योहार पर सास ससुर के पास चली जाती और अपने जेठ जेठानी उनके बच्चों के साथ मिलकर रह लेती। उसकी बैंक की नौकरी दोबारा चालू हो गई। 1 वर्ष बीत गए। इसी बीच राधा के घर एक बेटे का भी जन्म हो गया। कुछ दिन सास ससुर जाकर रहे, फिर राधा ने बच्चों के लिए आया का प्रबंध कर लिया। अगले वर्ष राधा के छोटे भाई रोहन की भी शादी हो गई। उसकी भाभी रूपा बहुत तुनक मिजाज, स्वार्थी तथा गुस्सैल थी। वह किसी को कुछ समझती ही नहीं थी। अपनी मर्जी के मालिक जो जी चाहे वही करती थी। सास को छोड़ छोटी बातों पर डांट देती।
बात बात पर सास ससुर दोनों से लड़ाई करती। दो काम वालियां लगा रखी थी जो घर का सारा काम करती तथा खाना बनाती। आए दिन किसी न किसी सहेली के घर जाना, गप्पे मारना, निंदा करना, उसके यह सब शौक थे। अपनी ननंद राधा के साथ भी उसने कभी अच्छा व्यवहार नहीं किया। जब कभी राधा मायके जाती तो वह कुछ देर बाद ही किसी न किसी बहाने से बाहर निकल जाती। कभी घर के काम, कभी कुछ खरीदारी, कभी और कुछ बहाना बनाकर राधा तथा उसकी मम्मी को बहुत बुरा लगता, लेकिन कुछ ना कह पाती क्योंकि वह इतनी गुस्सैल थी कि कुछ बोलते ही चार बातें सुना डालती और राधा के पति का भी लिहाज नहीं करती थी। घर में एक छत्र उसका ही राज्य चलता था। धीरे धीरे राधा ने भी वहां जाना कम कर दिया। एक ही शहर में होने के कारण सिर्फ अपने मम्मी पापा को मिलने के लिए ही राधा वहां जाती थी। कुछ देर बैठती और उठकर आ जाती। घर में तनाव का माहौल हो गया था। एक दिन अचानक सुमन जी के पति को जबरदस्त दिल का दौरा पड़ा और वह चल बसे। अब राधा की मम्मी सुमन जी का बुरा हाल था। बहू तो पहले ही नहीं पूछती थी, अब तो वह और भी आजाद हो गई। ससुर जी का थोड़ा बहुत जो लिहाज था वह भी खत्म हो गया। कई बार तो माँ को ठीक से खाना भी नहीं मिलता था। अपने लिए जो मन होता बना लेती और उन्हें भी वही खाने के लिए कहती, चाहे उन्हें वह चीज पसंद हो या ना हो। इस कारण कई बार उन्हें भूखे ही रहना पड़ता। बेचारी और करती भी क्या। बड़े बेटे बहू ने तो पहले ही उनसे मुंह मोड़ लिया था। साल बीतते बीतते ही वह काफी कमजोर हो गई थी। उन्हें देख राधा को बहुत बुरा लगता। एक दिन हिम्मत करके उसने भाभी से कह दिया, भाभी, पापा के जाने के बाद मम्मी बहुत कमजोर हो गई हैं और उन्हें बहुत तनाव रहता है। वह स्वयं को बहुत अकेला महसूस करती हैं। आप उनका ध्यान रखा करो। समय पर खाना सोना अगर नहीं हुआ तो वो बीमार पड़ जाएंगी। भाभी एकदम से फट पड़ी। ध्यान रख तो रही हूँ, खाना भी दे रही हूँ, दवा भी दे देती हूँ, और क्या करूँ? सोती भी आराम से हैं। सवेरे 7 बजे से पहले तो कभी उठती ही नहीं, और कितना सोना होता है। बूढ़े लोगों की इतनी फिक्र लगी हुई है तो माँ को ले क्यों नहीं जाती यहाँ से? राधा हक्का बक्का रह गई। क्या यह कभी सास नहीं बनेगी? क्या इसे कभी बुढ़ापा नहीं आएगा? किस बात का घमंड है इसे, समझ नहीं आता। वह चुपचाप घर लौट आई। रात भर अब सो नहीं सकी। बार बार माँ का मासूम लाचारी भरी आंखों वाला चेहरा आंखों के सामने घूम जाता। अब शायद उसे ही कुछ करना पड़ेगा। पति के साथ बैठकर इस बारे में लंबी बातचीत हुई। उसने काफी समझाने जोर देने पर आखिर धीरज ने अपने साथ रखने के लिए तैयार हो गए। राधा ने जैसे ही इस विषय पर माँ से बात की तो उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया। यह कैसे संभव है? बेटों के होते हुए मैं बेटी के घर रहूं? लोग क्या कहेंगे? लगता है मेरी किस्मत में बेटे बहू का सुख नहीं है। अब जीवन ऐसे ही बिताना पड़ेगा। राधा ने समझाया, मम्मी, अब वह जमाना नहीं रहा। अगर बेटा बहू आपको ठीक से नहीं रखते तो आप बेटी के साथ आराम से रहिए। इसमें संकोच करने की कोई बात ही नहीं है। अगले दिन छुट्टी थी। धीरज और राधा दोनों माँ के घर पहुंचे। राधा ने फोन करके भाई को भी घर बुला लिया। कुछ देर की औपचारिक बातचीत के बाद राधा ने कहा, भैया, मम्मी को हम अपने घर ले जा रहे हैं। क्यों? ऐसी क्या बात हो गई? और लोग क्या कहेंगे कि बेटी के होते हुए माँ बेटी के घर रहती है? यह तो हमारे लिए बहुत शर्म की बात होगी। जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दो। भैया, आप अच्छी तरह जानते हैं कि भाभी मम्मी के साथ कैसा बर्ताव करती है और किस तरह से उनको संभाल रही है। अगर यही हाल रहा
तो मम्मी बहुत जल्दी बीमार हो जाएंगी। फिर भाभी ने भी मुझे कह दिया कि मम्मी को मैं ले जाऊं। रोहन ने पत्नी की ओर देखा और पूछा, क्या यह सच है? तुमने दीदी को बोला मम्मी को ले जाने के लिए? वह तो मैं गुस्से में कह दिया था, क्योंकि यह मुझे हिदायतें दे रही थी कि मुझे मम्मी को कैसे रखना चाहिए। भाभी राधा पर ही आरोप लगाने लगी। वह तो यही चाहती थी सास राधा के घर चली जाए तो थोड़ी बहुत उनकी देखभाल करनी पड़ती थी, उससे भी मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन प्रत्यक्ष में वह चुप रही और सास का मुंह देखकर इंतजार करने लगी कि वह क्या कहती है। कुछ देर बाद मम्मी धीरे से बोली, जिस बहू को मैं फूटी आंख नहीं सुहाती, उसके साथ रहकर क्या फायदा? मैं अपनी बेटी के घर रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम उस घर का किराया मुझे हर महीने दोगे, क्योंकि वह घर मेरे पति का और मेरा है। इस घर के मालिक मैं हूँ और जो मेरी मर्जी हो मैं कर सकती हूँ, वरना तो तुम्हें वह घर खाली करना पड़ेगा और मैं उसे किसी चैरिटी को दे दूंगी, तुम्हें नहीं दूंगी, क्योंकि जो औलाद अपने माँ बाप को आदर मान प्यार नहीं दे सकती, उसकी सेवा नहीं कर सकती, उसकी जरूरत को पूरा नहीं कर सकते, उसे मैं जायदाद का वारिस भी नहीं बना सकती। उसके साथ ही हर महीने का मेरा जो खर्चा होता है वह भी तुम्हें देना पड़ेगा। अब सोच लो तुम्हें क्या करना है। रोहन और रूपा को लगा मानो उनको पैरों से धरती सरक गई। यह क्या कह दिया मम्मी ने? इतना कठोर निर्णय? कितनी देर सन्नाटा पसरा रहा। दोनों की जुबान पर जैसे ताले लग गए थे। पहली बार रोहन ने पत्नी को फटकारा, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाने की कोशिश की, फिर ठीक से रहो, लेकिन तुम अपनी मनमानी करती रही और उन्हें परेशान करती रही। अब अगर इस घर से निकलना पड़ा तो हम सारी उम्र भर नहीं बन पाएंगे, क्योंकि इतनी महंगाई का जमाना है, बच्चे भी बड़े हो रहे हैं और खर्च भी बढ़ रहे हैं। इन सब बातों को तुमने कभी समझने की कोशिश भी नहीं की। अब बोलो क्या करना है? मम्मी को अपने साथ रखकर उनकी सेवा करनी है, अपनी गलतियों की माफी मांगनी है, या घर से बेदखल होना है? रोहन के सबक से रूपा हल्के से कांप गई। पहली बार उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। सर नीचे करके बोली, सॉरी रोहन, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि बात यहाँ तक बढ़ जाएगी। मुझे तो हमेशा यही लगा कि तुम इस परिवार को चलाते हो। मैंने अनजाने में ही मम्मी जी के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, उन्हें नजरअंदाज किया, उनकी भावनाओं को आहत किया। मैं उनसे माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। कमरे से बाहर आकर पति पत्नी मम्मी के पैरों के पास बैठ गए और वो बोली, मम्मी जी हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जो आपको इतना कष्ट और दुख दिए, आपको नजरअंदाज किया। जिस आदर मान और प्यार की हकदार आप थी, वह तो हम दे नहीं पाए, उल्टा आपके दिल को दुखाते रहे। हमें समझ आ गया है, अब हम सब मिलकर इकट्ठे रहकर खुशहाल जीवन जिएंगे। आप हमारे साथ ही रहेंगी, हम आपकी सेवा करेंगे। फिर रूपा ननंद से बोली, दीदी मैंने अनजाने में आपको बहुत दुख दिए, आपके साथ बहुत गलत किया, मैंने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, लेकिन मैं वादा करती हूँ आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगी। आप इस घर की बड़ी बेटी हो, आपको वही आदर मान प्यार सम्मान मिलेगा जिसकी आप हकदार हो। राधा ने रूपा को गले लगा लिया। भाभी हम तो शुरू से ही यही चाहते थे, आप मम्मी के साथ मिलजुल कर रहें और उनका जितना जीवन बचा है उसे खुशी खुशी जीने दे। पापा के बाद वह पहले ही स्वयं को एकदम अकेले महसूस कराती हैं, फिर आपके व्यवहार के कारण तुम्हें बहुत दुखी और उदास हो गई। खैर चलिए, आपको समझ तो आ गया है, देर से ही सही, अब मुझे भी कोई तनाव नहीं रहेगा। मम्मी ने भी बहू के सिर पर हाथ रख कर कहा, बेटा माँ बाप बुढ़ापे में अकेला
इतना ही चाहते हैं कि औलाद उनका आदर मान करे तथा उनके साथ कुछ समय बैठकर बातचीत करें। बच्चों को भी यही समझना चाहिए कि उन्हें भी एक दिन बूढ़ा होना है और उनके ऊपर भी यही स्थिति आएगी। इसलिए अपने बड़े बुजुर्गों को आदर, प्यार, सम्मान देना, उनके साथ सुख-दुख की बातें साझा करना, समय पर उन्हें खाना दवा देना, यह औलाद का फर्ज है। मुझे खुशी है तुम्हें समय पर यह समझ आ गया। अब मेरा तनाव भी खत्म हो गया। चलो अब जल्दी से कुछ मीठा बनाकर सबका मुंह मीठा करवाओ। आज से हम एक नई खुशहाल जिंदगी जीना शुरू करते हैं। और खुशी-खुशी वह अपने बेटे बहू के साथ रहने लगी। उनकी सेवा और छोटे बेटे बहू का इतना प्यार देखकर सुमन जी ने अपने सारे जायदाद उन दोनों के नाम कर दी। एक पल को उन्हें बड़े बेटे बहू की याद आई, लेकिन जैसे ही उन्हें अपना अपमान याद आया, उनके कदम फिर से वहीं रुक गए। कुछ दिनों बाद बड़ा बेटा माँ के पास पहुंचा और गिड़गिड़ा कर सुमन जी के पैरों में गिरकर रोने लगा। माँ, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे ऊपर कंपनी वालों ने धोखाधड़ी का केस दर्ज कर दिया है और उन्होंने मेरा घर, गाड़ी, सब कुछ छीन लिया है। सुमन जी आज भी अपना अपमान नहीं भूली थी। कैसे बेटे ने भूखे पेट घर से उन्हें निकाल दिया था और फिर लोगों से पैसे मांग कर खाना खाया था। सुमन जी बेटे की बातों को बेरुखी से जवाब देते हुए बोली, मैंने लोगों को खैरात देना बंद कर दिया है और यह मेरा घर है, कोई धर्मशाला नहीं जो कोई भी मुंह उठाए चला आए। इतना कहकर वह वहां से चली गई। बेटा बहू माँ को आवाज लगाते रह गए, लेकिन उन्होंने उनकी एक न सुनी। आज उन्हें अपने किए का पछतावा हो रहा था कि अगर उन्होंने माँ को घर से नहीं निकाला होता, तो आज माँ भी उनके साथ ऐसा रूखा व्यवहार नहीं करती। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। ऐसी और कहानी सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अपना प्यार सपोर्ट दीजिए। धन्यवाद।